हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 20 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का पेपर फर्स्ट, उसमें जो 30 नंबर के सीटीपी है, यानी सीटीपी के 30 क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप इसके थ्रू अब अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकते हैं। जैसे कि आप अगर पैसे ही मिलाएंगे अपने आप, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको पहले एक मेन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपना जो रेस्पॉन्स वाला पेपर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपकी ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करना पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 3 चीज़ें डाउनलोड करेंगी, फिर उसमें करना पड़ेंगी, फिर आप उसमें बहुत ही टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आपके काम को थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ। आपको मैं ऑफिशियल आंसर्स जो हैं वो बता दे रहा हूँ। आप अपना जो रेस्पॉन्स वाला पेपर है वो आप अपने खोल कर बैठिए और इसमें मैच कर लीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है इस पे जो ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब अपने आप जो आपने जो 20 दिसंबर का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप अपना रेस्पॉन्स पेपर आप खोल कर बैठेंगे। उसमें ये क्वेश्चन 30 शुरू के 30 क्वेश्चन से आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन ये मैच करता है, कौन सा क्वेश्चन है ये आपके में। और फिलहाल इसका जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने इत्मीनान से बैठिए और अपना ये क्वेश्चन ढूंढिए अपने पेपर में। और फिर इसका जो विकल्प ये वाला है, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये विकल्प आपका सही है। अगर आपने ये लगाया है तो सही है, अन्यथा की स्थिति में आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शीर्षगामी सिद्धांत किस विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी गामक विकास। अगर आपने ये लगाया है तो आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, तो उसका राइट आंसर है वो है गामक विकास। अब अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। अपनी ऑफिशियल जो पेपर है, आपका जो पेपर है रेस्पॉन्स वाला, उसमें आप मैच कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रारंभिक अवस्था। जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो है प्रारंभिक अवस्था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप अपने पेपर में देख लीजिए कौन सा नंबर है आपके इस क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञान कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है प्रारंभिक समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर है प्रारंभिक समाजीकरण। आपने अगर ये लगाया है प्रारंभिक समाजीकरण तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन पेपर में कोई और सा नंबर पे हो सकता है, कोई दूसरे नंबर पर हो सकता है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। इतना तो फ्रेंड्स आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी पारंपरिक चरण। हो सकता है फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है वो भी थोड़े ऊपर नीचे हो, तो आप इसके नंबर पर ना जाएं, आप यहाँ पर ये पढ़ लें प्रारंभिक चरण किस ऑप्शन में है, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक थे, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपके पेपर में ये अलग हो सकता है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ चेक कर लें एक बार। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है एसिमिलेशन। ठीक है, इसका जो एसिमिलेशन है वो सही हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपके पेपर में अलग हो सकता है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो ये किस चरण में आएगी ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक चरण सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है फ्रेंड्स, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD का संप्रत्यय किसने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ओके फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो आप ढूंढ लेंगे अपने पेपर में ये कौन सा क्वेश्चन है आपका। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, एक गतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ओके फ्रेंड्स, आप अपने ऑप्शंस में चेक कर लेंगे ये वाला ऑप्शन किस नंबर पर है।
तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन आपने चुना है तो ये राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप इसको पढ़ें, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ना कि उसके नंबर पर जाएं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था। ओके, यहाँ पर कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था, ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पर। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा वो है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। जहाँ वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है, उसे हाल ही में WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में समर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे एक गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए, यानी यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना क्वेश्चन ढूंढ लेंगे क्वेश्चन पेपर में कौन सा है ये आपका। फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषिक इसका राइट आंसर होने वाला है। आपने अगर ये चुना है तो राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 15 का जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है वो है सहयोगी प्रायोजित कार्यक्रम, यह सही हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर 1, यानी अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, यह सही होने वाला है, आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है? तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आप अपने ऑप्शन में चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये कौन से ऑप्शन पर है, किस नंबर पर है, वो चेक करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत लगाया आपने। तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायता करेगी या सहायक होगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1, 2, 4 ये वाले सही है फ्रेंड्स। 1 यानी कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना और विचार मंथन पर बल देना और असहमति के प्रति सहनशीलता, ये सही हो जाएंगे इसके आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक स्वैर चिंतन वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन आ और बा मतलब कथन दे रखा है और कारण दे रखा है ए, ठीक है, ए और बी की टाइप में भी है। तो विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उन्हें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स वो सही होने वाला है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर, जो रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप चेक कर लेंगे किस नंबर पर है। ओके, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? तो त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में सहायता करती हैं या मदद करती हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, संप्रत्यय समझ पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो है वो है 3, यानी अन्वेषित अधिगम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप और भी सब्जेक्ट की आंसर की चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दें, ताकि हम दूसरा सब्जेक्ट भी लेकर आ सकें आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा आसान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।